अब दुनिया वैसे नहीं चलेगी जैसा कि अब तक चलती आ रही है। अब संयुक्त राष्ट्र ये नहीं बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। अब विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ये नहीं बताएगा कि कारोबार कैसे करें और कैसे ना करें। ये हम नहीं कह रहे हैं और ना तो संयुक्त राष्ट्र कह रहा है, ना तो WTO कह रहा है। दरअसल ये आवाज निकल कर आ रही है दावोस, स्विट्जरलैंड से, जहां दुनिया भर के देशों के नेता इकट्ठा हुए थे ये चर्चा करने के लिए कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसे कैसे और मजबूत किया जाए। लेकिन तरक्की के रास्ते को मजबूत करने की बजाय कमोबेश हर कोई इस बात पर एकमत हुआ कि इस रास्ते में दरार आ चुकी है। लेकिन हम भारतीयों के लिए इस दरार से डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस दरार की वजह से जो नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं उसमें भारत की भूमिका काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि सबकी पसंद है इंडिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के दिग्गज कह रहे हैं। और ऐसे में भारत के लिए नई दुनिया में अपार संभावनाएं हैं और इस नई दुनिया में भारत खुद को मेंबर के तौर पर नहीं, एंकर के तौर पर कैसे पेश करे, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इसके लिए भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. Fantastic. We're going to have a good meeting. I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. जी हां, आपने सही सुना, सही देखा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ बेहतरीन ट्रेड डील करने को लेकर उत्साहित हैं। यूरोप अगले हफ्ते भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील बता रहा है। ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप और अमेरिका के बीच खटास पैदा हो गई है। यूरोप ने अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील को लागू करने पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला लिया है। ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में मौजूदा शक्ति संतुलन यानी वर्ल्ड ऑर्डर में दरारें दिखने लगी हैं। We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. और इन सब की वजह है ट्रंप की आक्रामक नीतियां। भले ही ट्रंप अपनी नीतियों में नरमी लाएं या फिर ट्रंप के सत्ता से हटने के बाद नए राष्ट्रपति नया रुख अपनाएं, लेकिन दुनिया को ट्रंप ने जो आईना दिखाया है उसके बाद दुनिया के देश हमेशा के लिए यूएस पर अपनी निर्भरता कम करने में जुट गए हैं या इसकी रणनीति बनाने में लग गए हैं। और इन सब के बीच भारत सबका चहेता देश बनता जा रहा है। इसके पीछे वजह भी है। एक तरफ ट्रंप के टैंट्रम के बीच भारत ने जिस सूझबूझ और धैर्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपनी साख बनाई है उसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। दूसरी ओर भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा युवा आबादी है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला इकोनॉमी है। भारत 1.4 बिलियन कंज्यूमर का बड़ा बाजार है। चाहे निवेश लाने के लिए जरूरी माहौल बनाना हो या फिर AI जैसी नई टेक्नोलॉजी के लिए माकूल माहौल बनाना हो, भारत आज दुनिया में अव्वल नंबर पर है। Making sure that AI diffusion happens in a very big way, and I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. In this world full of turbulence, everybody is looking for trusted partners who have stable policies, who have a clear thought process, and India definitely lists very high. Any geography you meet the leader from any country, they consider India as a major, as a partner, as an economy, as a co-developer, as a co-creator, as a country which can be relied upon. That's the thought process, that's the feeling we got from interactions. भारत की ये मजबूती दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन में कितनी मायने रखती है?
तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में खुद को प्रभावशाली साबित करने के लिए भारत को विदेश नीति के मोर्चे पर क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, या फिर मौजूदा रणनीति काफी है? नए शक्ति संतुलन में भारत किसको अपना माने और किसे पराया? और सबसे बड़ा सवाल, घरेलू मोर्चे पर भारत को क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि ट्रंप की बात कड़वी लेकिन सच है कि गोल्डन रूल यही है, जिसके पास गोल्ड होगा वही रूल बनाएगा। तो सवाल कई सारे हैं, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब हैं, पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट थॉमस मैथ्यू साहब हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं, द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह हैं, और आपका परिचय कराऊंगा हमारे एक नए मेहमान से जो पहली बार हमारे शो में आ रहे हैं, अनुज गुप्ता जी, जो बॉर ग्रुप एशिया के एमडी हैं। ये बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है और आज हमारे शो में बताएंगे कि आखिर क्या कुछ करने की जरूरत है। अनुज गुप्ता जी, आपका विशेष तौर पर स्वागत है। बाकी सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा एम्बेसडर सज्जनहार साहब आपसे। दावोस से जितनी सारे वॉइसेस निकल कर आई हैं, जो बातें निकल कर आई हैं, उससे आपको क्या सेंस मिल रहा है कि अब जो लोग पर्दे के पीछे कह रहे थे कि दुनिया बदल रही है, सत्ता समीकरण बदल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, अब सब ने औपचारिक तौर पर उस मंच पर स्वीकार कर लिया है और आगे की रणनीति सबको उसी हिसाब से तय करनी होगी? जी, बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सबने ये समझ लिया है, एक्नॉलेज कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तो उन्होंने बिल्कुल जो समीकरण थे पूरे विश्व में, वो उन सबको उन्होंने उलट-फेर कर दिया है। अपने जो अलायंसेस थे, अपने जो पार्टनर्स थे, उन सब के साथ जो भी उनके संबंध थे, कुछ ये उनकी जो पहली टर्म था उसमें भी कुछ ऐसा हुआ था, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने दूसरी टर्म में आकर किया है, चाहे वो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप हो, यूरोप के साथ अपने संबंध हो, नेटो में हो, या फिर और जो देश हैं जो उनके एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, अलायंस रिलेशनशिप है, जापान है, साउथ कोरिया है, या और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। और जहां तक उनके विरोधी देश हैं, जैसे चीन है, रूस है, उनके साथ वो बहुत अदब से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। उनके जो एलाइज हैं, उनके साथ बहुत ही क्रूड तरीके से, जैसे हमने देखा है न केवल कल परंतु और भी बहुत ऐसा वो बर्ताव करते हैं। तो इसीलिए सभी जो देश हैं वो एक तो अपने आप अंदर में कितना वो ज्यादा मजबूत बन सकते हैं उसकी तरफ देख रहे हैं, और देख रहे हैं जो किन किन देशों के साथ वो और अपने जो संबंध हैं उनको और गूढ़ कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं। चाहे वो ट्रेड का मामला हो, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, डिफेंस का मामला हो। क्योंकि आखिरी बात देखिए लक्ष्मण जी, मैं इसमें ये कहूंगा, ये यूरोप के, यूरोपियन यूनियन, नेटो के देशों को इतनी बुरी तरीके से वो बर्ताव कर पाए हैं, जापान, साउथ कोरिया के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्ताव कर पाए हैं, और उनके साथ जो उन्होंने ट्रेड डील साइन किया है वो बिल्कुल ही एक तरफा ट्रेड डील जो कि अमेरिका के हित में है, वो साइन कर पाए हैं, क्योंकि ये इन देशों की निर्भरता अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा है अपनी सुरक्षा के लिए। और क्योंकि और देशों की निर्भरता, जैसे ये चीन हुआ, वो तो विरोधी देश हैं, हॉस्टाइल एडवर्सेरियल देश हैं, चाहे वो ट्रेड के मामले में हो या और सामरिक तरीके मामले में हो। और रूस, उनके साथ भी वो चाहते हैं जो अच्छे संबंध वहां पर बनाए जाएं, तो उनकी निर्भरता नहीं है, तो उनके साथ वो बहुत ही सधे हुए तरीके से बात करते हैं। आखिरी चीज इसमें भारत के साथ, भारत को भी उन्होंने बहुत ही कोर्शन, बहुत ही प्रेशर, दबाव डालने का प्रयास किया है, परंतु मैं समझता हूं जो भारत ने बहुत ही मैच्योर तरीके से, रिस्ट्रेंट तरीके से अपने को जो हमारी जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसकी हमारी विदेश नीति है, उसको हमने फॉलो किया है। उनके दबाव में बिल्कुल नहीं आए हैं। हमने देखा है जो हमारे राष्ट्रीय हित में जो हमारे कदम होंगे, चाहे हम रूस के साथ कैसे संबंध हो, रूस से हम कैसे तेल खरीदते रहें, उन सभी चीजों में हमने अपना जो रुख है
बहुत ही फर्मली उसको अडॉप्ट किए हुए हैं और उसको हम आगे ले जा रहे हैं। और इसी वजह से आपकी जो पहली रिपोर्ट आई थी, जो भारत का जो मान है, भारत की तरफ जो सब देख रहे हैं, भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, उसका कारण यही है। बहुत और कारण है, हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, बहुत बड़ा मार्केट है इस पर वगैरह, हम उसके ऊपर आप बाद में आएंगे। हाँ, तो उसमें इस मैं पर हम बाद में बात शो में आगे करूंगा। चर्चा करेंगे। लेकिन आप दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही अशोक सज्जनर साहब की, भारत ने अपनी मैच्योरिटी काफी ज्यादा दिखाई है, और दूसरा कि यूएस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, चाहे अनचाहे या फिर बचकाना कह लें, कि जो उनके अपने पुराने एलाई थे उनके साथ बड़े कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव किया है, और जो उनके दूसरे जो पार्टनर नहीं थे उनके साथ थोड़ा सा वो नरमी बरत रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए क्या मैसेज है? मैं यहाँ पे नरेंद्र तनेजा साहब के पास जाऊंगा सबसे पहले, फिर आपके पास आऊंगा थॉमस मेहतू साहब। नरेंद्र तनेजा साहब, मुझे बताया गया कि बहुत दूर से ट्रेवल करके आ रहे थे, सिर्फ इस शो की वजह से बड़ी मुश्किल से समय पर पहुंच पाए। तनेजा साहब, आपका स्वागत है। इस पूरे मैसेज दावोस से जो भी मैसेज निकल कर सामने आ रहा है, उसको इंडिया कैसे रीड करे? नहीं, बहुत देखिए, जो दावोस से जो मैसेज निकल के आ रहे हैं, आपने कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनको सुना, आपने यूरोपियन यूनियन की जो मुखिया हैं उन्होंने तो भारत के साथ जो डील हो रही है, उन्होंने कहा ये तो $2 बिलियन लोग हैं जो आपस में आ रहे हैं। उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स उसको जो करार दे दिया। बहुत बड़ी आवाज है, बहुत ताकतवर आवाज है यूरोपियन यूनियन की। और तीसरी तरफ आपने ये भी देखा कि और तमाम देश है, उनका रवैया जो है वो भारत के लेकर के बदल रहा है। और उसमें मेरा मानना है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ये सब उसका नतीजा है। इस बात का भाई सरकार को बिल्कुल ये था कि हमारी ताकत क्या है, हमारी रिजिलियंस कितनी है हमारे पास, और साथ में कुल मिलाकर के चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो, चाहे उसके लिए कोई अन्य देश हो, वो अगर उनको अपना भविष्य सिक्योर करना है, इकोनॉमी को सिक्योर करना है, तो बिना भारत के और भारत के बाजार के वो कर नहीं सकते। आज की तारीख में कोई भी ग्लोबल कॉरपोरेशन, जिनको एमएनसीज बोलते हैं, अगर जो ट्रूली ग्लोबल है, अगर वो भारत में प्रेजेंट नहीं है तो वो ग्लोबल है ही नहीं, और कम से कम उसका जो भविष्य है वो सिक्योर नहीं है। तो भारत को ये सब पता है, अच्छी तरह सरकार को पता था। सरकार ने बिल्कुल जहां जरूरत हुई चुप्पी साधी, जहां जरूरत हुआ नपे तुले शब्दों में बयान दिया, लेकिन कुल मिलाकर के जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है वो भारत ने जबरदस्त दिखाई, जिसका नतीजा ये है कि आज सारे देश जो है काफी वो समझ चुके हैं कि जहां तक मैच्योरिटी का प्रश्न है, खासतौर से जो कूटनीति में जो मैच्योरिटी का प्रश्न है, उसमें भारत का जो है कोई जवाब नहीं। देखिए, ट्रम्प साहब को मैं दो नजरिए से देखता हूं। एक तो ये कि जिस हिसाब से वो बात करते हैं उसमें कहीं उनकी कंसिस्टेंट नहीं होती, उनकी भाषा में कोई ग्रामर नहीं होती, और कुल मिला के वो एक बादशाह की तरीके से बातचीत करते हैं। हमारे देश में बादशाहों का बड़ा लंबा इतिहास रखा है, तो हम जानते हैं, तुगलक का नाम भी आता है, शाहजहां का भी, तमाम नाम आते हैं। उनकी जो भाषा है वो बादशाही भाषा होती है, जो आज की दुनिया में चलती नहीं। मित्रों को भी वो नाराज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमको नहीं भूलना चाहिए, जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं अमेरिका में, वो क्या कर रहे हैं? ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक अगेन, मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाना चाहते हैं। वहां पे समुद्री जहाज दोबारा बनाना चाहते हैं। वहां पे ये चाहते हैं कि जो एयरबस बोइंग से आगे निकल के वो बोइंग भी वापस वहां पे जाए। कुल मिलाकर के जो अमेरिका ने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया था, टैलेंट भी आउटसोर्स कर दिया था, मैन्युफैक्चरिंग उनको समझ में आ गया है कि अगर अमेरिका के भविष्य को बचाना है तो हमको चीन, भारत जो कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। वो जो, तो इसलिए जो है उनकी नीति, उनका वो सोफिस्टिकेशन नहीं है, वो उनमें कोई विजन नजर नहीं आता। लेकिन एक चीज ये है कि उनका जो वोटर जो चाहता है कि अमेरिकन इकोनॉमी उस पर पहुंच गई कि अब वो पूरी दुनिया में जो बादशाहत उनकी होती थी, जो हेजिमोनी उनकी होती थी, अब वो दादागिरी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इकोनॉमी की वो हालत नहीं है उनकी। कुल मिलाकर के अंदर वो रेजिलियंस नहीं है, वो उसको बिल्ड करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ लोग अमेरिका में उनका भारी समर्थन कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ जो है उनको ये भी समझ में आ गया है कि जो तमाम देश है, खासतौर से यूरोप वगैरह, ये तो हकीकत है कि यूरोप ने अपनी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अमेरिका को आपके नेटवर्क में कोई इशू आ रहा है तनेजा साहब? एक बार नेटवर्क ठीक हो जाए फिर दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन आपने बड़ा अच्छा से एनालाइज किया कि क्या मैसेज निकल कर सामने आया दावोस से। थॉमस मेहतू सर, इस मैसेज को भारत कैसे मोनेटाइज करे, या फिर मैं दूसरे शब्द में कहूं तो भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? लक्ष्मण जी, मुझे बुलाने के लिए आप धन्यवाद, नंबर 1। नंबर 2 बात हिंदी में बोला इसके लिए धन्यवाद।
थैंक यू, बट हर चीज हिंदी में नहीं बोल सकता मैं। आपको जिसमें सुविधा आप बोलिए ने बात किया अमेरिकन इकोनॉमी, नहीं अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में बोला, वो आई डोंट एग्री विथ हिम। आप एक चीज को समझना चाहिए, अमेरिका का ताकत, दैट इज अमेरिका का रक्षा बजट आप देखेगा तो वर्ल्ड डिफेंस बजट का 40% है, नंबर 1। नंबर 2, बाकी 9 कंट्रीज का टोटल डिफेंस बजट से ज़्यादा उनका डिफेंस बजट है, और अमेरिकन इकोनॉमी रिसिलेंट है। अभी सितंबर क्वार्टर का ग्रोथ देखेगा तो 4.3% है। वर्ल्ड से सबसे बड़ा इकोनॉमी 4.3% ग्रो करने का मतलब है कि वेरी वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी। और तनेजा साहब ने एयरबस की बात किया, बट प्लीज अंडरस्टैंड पिछले 1 साल में बोइंग को एयरबस से ज़्यादा ऑर्डर्स मिला है। एक चीज से हम ट्रम्प साहब को संभालना होगा, ये नहीं कि लड़ाई, यू कैन नॉट फाइट एंड विन हिम, बट मोदी साहब हैव शोन ग्रेट स्ट्रैटेजिक पेशेंस, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ना लड़ाई किया, ना हैव वी गॉन टू क्लोज। आई थिंक वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। एंड अमेरिकन इकोनॉमी इतना लार्ज है कि कोई रीजन भी, कोई कंट्री भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो एक ही चीज कर सकता है, 3 साल और वेट करना पड़ेगा में। अभी ये देख लीजिए, ये सडनली क्या अनाउंस किया, बोर्ड ऑफ पीस ना। बोर्ड ऑफ पीस का मतलब क्या होता है, हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी है, बट ऑलमोस्ट प्लीज अंडरस्टैंड 35 देशों ने, दैट इज 35 नेशंस हैव कमिटेड टू इट, एंड $1 billion, and Trump will be chairman for life. Chairman for the president for life of it. Now this is the situation. You have to manage it, but kabhi bhi we should not underestimate American power. There is an old saying. You know what? When America has cold, all countries get pneumonia. ये situation अभी भी relevant है. That is, America का cold होगा तो बाकी सब लोग को pneumonia होगा. So this is, so we have to strategically. So this is what we have to understand. तो तनेजा साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? That is. हाँ, सॉरी मैथ्यू साहब, अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि इंटरडिपेंडेंस की बात नहीं, कि मैं डोमिनेशन की बात कर रहा हूं। डोमिनेशन की बात, अमेरिका को कोल्ड हो गया तो बाकी सब डोमिनेशन। इट इज, मैं पहले भी बोला था, दिस वर्ल्ड इज यूनिपोलर। नो, दिस इज यूनिपोलर वर्ल्ड, कंप्लीटली डोमिनेशन, कोई बैलेंस ऑफ पावर नहीं है अभी तक। इट इज वन मैन शो। आगे भी यूनिपोलर वर्ल्ड ही रहेगा, कोई संभावना नहीं है मल्टीपोलर होने की। अनदर 10 years में यही सिचुएशन रहेगा। ये सिचुएशन चेंज होने वाला नहीं है इतना जल्दी। आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। तनेजा साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? तनेजा सर। नहीं, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कि देखिए, हर एक टॉमस साहब का अपना व्यू है, उनके जो नजरिया है उसका पूरा सम्मान, लेकिन जो अब ये बात नहीं है, ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। खुद अमेरिका को समझ में आ गया है अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, अभी मल्टीपोलर भी पूरी तरह नहीं बनना है, ट्रांजिशन हो रहा है। अब वो बात चली गई जबकि अमेरिका को जो कोल्ड होता था तो बाकी सबको परेशान, अब वो नहीं होता है। अमेरिका को तो कोल्ड चल ही रहा है ना, 1 साल हो गया। और आपने देखा उन्हीं के पड़ोसी देश कनाडा के प्रधानमंत्री ने जाके क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, और पहले कभी बोला किसी कनाडा के उससे प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं हुआ। तो आपकी जो, मैं पूरी आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन 100% असहमत। आपकी बात 10 साल पुरानी है, 10 साल पहले ऐसे कहा जा सकता था। और जहां तक बात रही इस बात की कि भाई अमेरिका में जो वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका जो प्लान है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका मतलब क्या, उसकी जरूरत क्या थी, और लोगों ने क्यों उनको वोट दिया इस स्लोगन पे? इसलिए वोट दिया कि अमेरिकन इकोनॉमी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आज तो मजबूत है, लेकिन अगर जो राष्ट्रपति होता है उसकी जिम्मेदारी होने वाली है कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, चाइनीज अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे जा रही है। सारे प्रेडिक्शंस ये हैं, प्रोजेक्शंस ये कि आने वाले 15 साल में चाइनीज इकोनॉमी अमेरिका से बड़ी हो जाएगी। पीपीपी पे ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है।
तो इसलिए जो मेरा ये मानना है कि जो ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट मिल रही है, वो इस बात की है कि वो अमेरिकन इकोनॉमी को वो करना चाहते हैं, सर्विसेज भी हो, एआई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग भी हो, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी जो है अंदर से रिजिलियंस उसमें मजबूत हो। ये वो करने, इसीलिए उनको सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बात, अगर ये अमेरिका का, जैसे आपने बताया, अगर अमेरिका वास्तव में वो होता तो कनाडा के प्रधानमंत्री की जो भाषण उन्होंने दिया, इस तरह का भाषण वो नहीं देते, क्योंकि उनका लंबा बॉर्डर भी है। वो भी जानते हैं कनाडा, वो हर एक को धमकी देते रहते हैं, वो कह भी चुके हैं कि कनाडा को राज्य बनाया जा सकता है अमेरिका का। तो मेरा ये मानना है, हर एक को अपने व्यूज का अधिकार है, आपके विचार का पूरा पूरा सम्मान, लेकिन 100% में असहमत। और जहां तक बोइंग और एयरबस की बात रही, आप ये देखिए मार्केट वैल्यूएशन, आज आप एयरबस का उठा लीजिए, उसको लेकर के इन्वेस्ट, उसकी ऑर्डर बुक उठा लीजिए, और बोइंग के लिए, बोइंग स्ट्रगल कर रही है। बोइंग कहीं जाने वाली नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है और अमेरिका के लिए बहुत अहम कंपनी है, दुनिया के लिए अहम है। लेकिन एयरबस जो है, जिसने तेजी से आगे बढ़ रही है, उसकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है, उसकी वहां यूनियन की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एविएशन इंडस्ट्री में एयरबस जो राइज कर रही है, उसको देख करके काफी लोगों को इंस्पिरेशन है। बोइंग भी कहीं जाने वाली नहीं है, हम लोग भी भारत की कंपनी में बड़ा ऑर्डर देती हैं। लेकिन फिर भी आपका जो भी विचार है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन 100% असहमत। कुछ बोलेंगे इन शॉर्ट? Yeah, you are asking me? Yes. Hello, Lakshman. Yeah, Lakshman ji, simple. No. तनीजा साहब जो बोला है, आई विल पार्ट एग्री पार्ट डोंट एग्री। यूनिपोलर वर्ल्ड अभी है। मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपको देता हूं। 10 साल पहले अमेरिकन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी का 24% था। Today it is 26%. American economy is not going down. It will not go down. वो American economy is regenerative economy, greatest resilience, 24% to 26%, number one. And more important, we need to understand, Airbus पिछले 2-3 साल Airbus Boeing से ज़्यादा ऑर्डर लिया था। अभी बोइंग हैज बिकम लार्जर देन एयरबस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स। यही मैं बता रहा हूं। अमेरिकन इकोनॉमी अभी किसी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो बोलने दो। आप डिफेंस बजट देख लीजिए टुडे। आज ट्रम्प, इफ ट्रम्प वांट्स ही कैन टेक ग्रीनलैंड। कोई कंट्री एक्सेप्ट न्यूक्लियर कंट्रीज लाइक चाइना और रशिया, अमेरिकन पावर इज नॉट स्टॉपेबल। सिंपल चीज करके मैं स्टॉप करूंगा। अमेरिका के पास, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 11 कैरियर टास्क फोर्स है। 11 कैरियर टास्क फोर्स का मतलब है अराउंड 850 से अधिक फाइटर बॉम्बर्स एक अमेरिकन टेरिटरी मूव करेगा एक ही जगह पे। आप बताइए कौन सी कंट्री कैन स्टॉप इट? नो कंट्री कैन स्टॉप इट। ये व्हाट इज ट्रम्प डूइंग, मैं आपको बताता हूं। ट्रम्प अमेरिकन रॉ पावर फर्स्ट टाइम अमेरिकन हिस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। रॉ पावर, फुल अमेरिकन माइट का फायदा उठा रहा है। दिस इज व्हाट ट्रम्प इज डूइंग अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इस पे मौका लगा तो और हम सवाल लेकर के आएंगे, लेकिन आरती टिक्कू सिंह और अनुज जी दोनों लोगों के पास मैं जाना चाहूंगा। बेसिक क्वेश्चन जो आज मैं शो का मुख्य मुद्दा रखा था कि इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में भले 10 साल तक ना बदले, लेकिन बदलने की शुरुआत हो गई, जैसा कि नरेंद्र तनेजा साहब कह रहे थे। तो इसमें भारत अपने आप को कैसे एक कह सकते हैं कि एंकर के तौर पर प्रोड्यूस करे, दावेदारी रखे, इसकी संभावना कितनी है? आरती टिक्कू सिंह पहले आप बोले, फिर अनुज जी आपके पास आऊंगा। लक्ष्मण जी, पहले तो ये कि मल्टीपोलैरिटी पे जो अभी डिबेट चल रहा था, मैं सिर्फ 2 लाइनें जोड़ना चाहूंगी कि अमेरिकन हेजेमनी जो है उसमें इरोजन हुआ है। ये कहना कि कोई इरोजन ही नहीं है, अमेरिकन हेजेमनी और अमेरिकन एम्पायर जो आज से 20 साल पहले थी या 15 साल पहले थी या इवन 10 साल पहले थी, वो बिल्कुल उसी शेप में है, वो गलत कहना होगा। क्योंकि चाइना ने पिछले 10-15 साल में जो गैप अमेरिका के साथ था वो बहुत तेजी से उसको कम किया है और लगभग बहुत सारे एरियाज में, खासकर जो टेक्नोलॉजी, जो सबसे बड़ा इस वक्त शिफ्ट, अगर पैराडाइम शिफ्ट है पूरी दुनिया में, तो वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। वो टेक्नोलॉजी
का जो एरा आया है, एआई का जो एरा आया है, उसकी वजह से सभी स्ट्रीम्स जो एग्जिस्टेंस के हैं उन पे फर्क पड़ रहा है और उस एरिया में चाइना लगातार और बहुत तेजी के साथ ऊपर आया है और कई एरियाज में वो अमेरिका से सिर्फ बराबर नहीं आगे भी है। दूसरी बात ये कि मल्टीपोलैरिटी जो है हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है कि हम चाइना हो या कोई और तीसरा पावर हो, हम मानते हैं कि इंडिया तीसरे नंबर पे बहुत जल्दी पहुंचेगा, लेकिन जो गैप रहेगा इंडिया चाइना के बीच में और चाइना यूएस के बीच में, वो कंप्लीटली वो एक तो ब्रिज नहीं हो सकता है और बहुत तेजी के साथ अब नहीं हो सकता है, खासकर इंडिया और चाइना के बीच में। और यूएस जो है वो बेशक अपनी जगह प्री एमिनेंस के लिए जो लड़ाई प्रेसिडेंट ट्रंप लड़ रहे हैं और जो भी उनकी हरकतें हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो अपनी प्री एमिनेंस बरकरार करने के लिए है, विच मीन्स कि उनको कहीं ना कहीं चाइना से थ्रेट लगता है। और उन्होंने इनफैक्ट यूएस के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पिछले साल तक लगातार यही बोलते आ रहे हैं कि चाइना उनके लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, हर किसी तरीके से मानते हैं। तो ये रही मल्टीपोलैरिटी की बात। अब इंडिया इस सारी सिचुएशन में कहाँ है? देखिए, इंडिया बेशक एक इमर्जिंग पावर है, पर साथ ही साथ मैं दोबारा से एम्फसाइज करना चाहूंगी कि चाइना के साथ हमारा गैप बहुत बड़ा गैप है और बहुत तेजी से हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। बेशक हमने, इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई है। इनफैक्ट शुरुआत में मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि इंडियन डिप्लोमैट्स और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अब ज्यादा काम कर रहे हैं बजाय कि बोलने के। और वही तरीका भी है, अगर आपको याद होगा कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ और उस वक्त जब वर्ल्ड ऑर्डर जो है चेंज आया, उसमें हम बाइपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी की तरफ पहुंचे, उस वक्त भी इंडिया ने कई सारी जो है चीजें बदली, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेंज आया, बहुत सारी चीजें जिसकी आदत हमें नहीं थी हमको अपनानी पड़ी, उस वक्त मजबूरी में की। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि हम इसके लिए, इस पीरियड के लिए शायद कहीं ना कहीं एक जो डिस्कोर्स भी चल रहा था काफी लंबे समय से कि अमेरिका का जो, अमेरिकन एम्पायर का जो डिक्लाइन है, उसमें इंडिया की क्या भूमिका रहेगी, क्या करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी हम लोग उसी प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं कि हाँ, सप्लाई चेन्स अगर शिफ्ट हो रही है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, सिर्फ अभी तक सिर्फ चाइना या यूएस के लिए नहीं है, यूरोप के लिए भी बहुत बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन ये कहना कि इंडिया जो है बिल्कुल चाइना के करीब आ गया है या अमेरिका को आज चैलेंज कर सकता है, ये थोड़ी डिल्यूजनल बातें हैं। मुझे लगता है कि इस पे हम जाएं ही नहीं, मुझे लगता है कि इस पे हम ना जाएं कि यूएस कमजोर हो रहा है तो हम उसकी जगह हासिल कर ले, चाइना से हम compete कर ले। हम बजाय इस बात पर निर्भर करें कि अब जो है जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था, जो ट्रेड इंटीग्रेशन था, उसको एक विपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में हमें अपने आप को ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। जो आपने आरती कहा भी कि हम लोग की स्ट्रेटजी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बेहतर हुई है। हम एक बड़ा मार्केट है, लेकिन सिर्फ मार्केट होने भर से अब काम नहीं चलेगा। हमें अलग अलग विंडो में जाके जहां जो हमारे मन लायक सूट करता है वहां पे शॉपिंग करनी पड़ेगी। अनुज गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही हाई लेवल पैनल है, मुझे गौरव है कि मैं उसका पार्ट हूँ। मेरी हिंदी थॉमस मैथ्यू जी से शायद थोड़ी ही बेहतर है, फिर भी मैं उसको ठीक से कन्वे करने की कोशिश करूंगा। अब बोलने के समय हिंदी की चिंता ना करें, आप जो जिसमें कंफर्टेबल है बोले, हमारे दर्शक समझ जाते हैं। थॉमस मैथ्यू सर की बात खूब समझते हैं लोग, आपकी बात भी समझ जाएंगे। धन्यवाद। तो मैं सुन रहा था कि डावोस से क्या लेसन है, कैसे इंडिया आगे बढ़ सकता है। तो मेरे मन में विचार आया कि हमें इतिहास से सीखने की बहुत जरूरत है। और ये मशहूर कहावत है कि जो इतिहास से नहीं सीखते वो उसको रिपीट करते हैं।
तो इतिहास हमें सिखाता है कि अगर हम पिछले 2000 साल का इतिहास देखें तो भारत एक्चुअली वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री था। इनफैक्ट भारत 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी था। जो थॉमस मैथ्यू जी बोल रहे थे कि अमेरिका 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी था और अब 26% है। इंडिया उस पोजीशन पे था ऑलमोस्ट 1700 साल तक और चाइना से भी आगे था इस पीरियड में। तो मुझे जो डावोस से बात आ रही है और जो विश्लेषण लोगों ने बोला है उससे मुझे तो बहुत क्लैरिटी है कि इंडिया वापस उसी 25% जीडीपी की तरफ वापस जा रहा है। और ये कई लोगों ने बोला भी है डावोस में। अगर आप सुनेंगे डेविड रूबनस्टीन जो दुनिया के बहुत बड़े निवेशक हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे जीवन काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने बोली है। चाइना से आगे बढ़ जाएगा, यूएस से आगे बढ़ जाएगा और हमारे जीवन काल में बल्कि अगले 20 से 30 साल के अंदर भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री बन जाएगा। ये है डावोस का मैसेज जो मैं आगे लेके जाता हूं और इसके कारण काफी क्लियर है। अब जो भारत में अगर देखा जाए जो रिफॉर्म की गति है उसमें सरकार का ऑफ कोर्स मेन उसमें अभिप्राय है, जो रोल है, और ऑपोजिशन का भी बहुत क्रिटिकल रोल है जो हम कई बार देखते हैं काफी पीछे हट चुका है। और ट्रंप जिस तरीके से आगे आए हैं, जिस तरह से उन्होंने भारत को डील किया है, मैं तो मानता हूं कि ट्रंप एक्चुअली आज इंडिया की ऑपोजिशन पार्टी की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक तरह से ड्राइव कर रहे हैं गवर्नमेंट के इम्पेटस को कि ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक रिफॉर्म को किया जाए। और मैं ये भी कहूंगा कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट अभी जो नीड ऑफ द आवर है वो है कि डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करे जाएं। जो गैप इंडिया में है वो इंटरनल है रादर देन एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल रिफॉर्म्स चाहिए, वेदर कैपिटल का रिफॉर्म है, लेबर का रिफॉर्म है जो ऑलरेडी किया जा चुका है, इस तरह के रिफॉर्म्स को आगे लेकर जाया जाए। और सबसे बड़ा रिफॉर्म जो जरूरी है वो ये है कि अलग अलग राज्यों को पावर दी जाए उनके डिसीजंस की। आज आप देखेंगे हम कई इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं, कंपनीज के साथ काम करते हैं, वो हमें बताते हैं कि अगर वो एक राज्य में जाते हैं, वहां का चीफ मिनिस्टर लिटरली उनको एक कमरे में बंद कर देता है, उसकी चाबी लॉक करके चाबी फेंक देता है और उनको बोलता है कि आपको जो चाहिए आप बताइए, हम वो देंगे, लेकिन आपको इन्वेस्ट हमारे स्टेट में करना है। ये कमिटमेंट है हमारे राज्यों का, ये है हमारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और इसी की वजह से हमें स्टेट्स को एम्पावर करना पड़ेगा, उन्हें वापस पावर देनी होगी। ये मेरे ख्याल से हमारा वे फॉरवर्ड है। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें खुद को काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा। हमें हमारे खुद के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा गैप है, उस गैप को भरना पड़ेगा। क्योंकि आप तो पहली बार शो में आए हैं, हमारे शो में जब ये ट्रम्प टेंट्रम शुरू हुआ था तो कई बार आई थी आरती टिक्कू सिंह। तो आरती टिक्कू सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जिसको मैं अभी नोट करके रखा हूँ कि एक समय आएगा जब हम भारतीय ट्रंप को थैंक यू नोट लिख करके देंगे। तो शायद ट्रंप के टेंट्रम की वजह से ही सही हम लोग इतने तेजी से रिफॉर्म कर रहे हैं, एक पूरे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी देर से इन सारी चर्चा को सुन रहे हैं अशोक सज्जनहार सर। अशोक सज्जनहार साहब, आप सहमत इस बात से कि इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आई है इस पूरे चेंजिंग सिनेरियो में? जी बिल्कुल यकीनन है, परंतु देखिए 2-4 मैं कमेंट्स इसमें करना चाहूंगा। एक जो आपने आखिरी कमेंट किया, जो हमें राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करना चाहिए, मेरे विचार से ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ रिफॉर्म प्रोग्राम तभी शुरू हुआ है। रिफॉर्म प्रोग्राम हमारे यहाँ 2014 से शुरू हो गया था। अगर 1 साल में शुरू हुआ होता तो आपकी ये स्थिति नहीं होती। तो इसीलिए ये मेरे विचार से कहना बहुत ज्यादती है जो ये ट्रंप की वजह से हुआ है। ये और चीजें हैं जो देखिए हमने डाइवर्सिफिकेशन जो शुरू किया है अपना जितना जल्दी, और वो भी पहले हो गया था। यूरोपियन यूनियन से हमारा जो ट्रेड डील के बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में हुआ करता था 2007 में, तब हमने शुरुआत की थी इसमें। ठीक है, इसमें तेजी पकड़ी है, जोर पकड़ा है, परंतु ये 2022 में हमने शुरुआत कर दी थी जो इसको हम जल्दी करेंगे। अब इसको 1 साल में हम तोड़ पर लेकर आए हैं, वो एक अच्छी बात है। पर देखिए ये वाली गवर्नमेंट रिफॉर्म के लिए कमिटेड रही है और हमेशा प्रधानमंत्री का यही मोटो रहा है, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म।
चाहे वो कोविड-19 का समय आया हो, हमने अपना रिफॉर्म्स को कम नहीं किया। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ थोड़ा ये अतिशयोक्ति है, जो ठीक है उनकी वो जब आए हैं इसमें थोड़ा सा उन्होंने किया है। परंतु इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दूं एम्बेसडर सजनार साहब। कॉन्टेक्स्ट ये है कि तेजी आई है, बहुत कुछ ऐसी चीजें सोचने को मजबूर कर दिया है ट्रंप ने जो आमतौर पे लोग सोचते नहीं थे। मतलब ये नहीं था कि पहले रिफॉर्म नहीं हुआ अब रिफॉर्म हो रहा है, पहले कदम नहीं उठा तब कदम उठ रहा है, लेकिन बहुत सारे विंडो थे जिसको लोग नहीं ध्यान देते थे, इग्नोर करते थे। ट्रंप ने आकर के बता दिया कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। तो ये इसका मकसद ये था, ये नहीं था कि पहले की सरकार निकम्मी थी अब सरकार बहुत काम कर रही है, साल भर पहले हम लोग बिल्कुल चुप होकर बैठ दिए। हाँ बिल्कुल, वो मेंशन नहीं था। लक्ष्मण जी, आपको इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा जो उन्होंने 50% आपके ऊपर टैरिफ लगाया है, उसका नुकसान भी आपको कितना हुआ है। आपके जो सारे ये श्रिम्प फार्मर्स हैं, आपके जो ये इसमें तमिलनाडु में जो टेक्सटाइल है, आपके जो सूरत में वहां पर है जिनके ऊपर आपने 50% वो लगा दिया, उनकी जिंदगियां ट्रंप ने बर्बाद की हैं। तो इसीलिए ये खाली मैक्रो लेवल पर ये कहना जो भाई हम उनकी तरफ देख रहे हैं इसका एक साइड इफेक्ट भी देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद ही आपने देखा हो कितनी तेजी से हम लोगों ने मार्केट डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। एक्सपोर्टर को लगा कि हमेशा यूएस पर निर्भर ना रहे, चलो यूरोप भी चल लेते हैं, चलो दूसरे कंट्री भी चल लेते हैं। तो जाहिर तौर पर नुकसान हुआ है, इसमें मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। आरती टिक्कू सिंह कहना चाहती हैं कुछ, क्योंकि आरती टिक्कू सिंह का ही लाइन थी जिसको मैंने कोट किया था। आरती। लक्ष्मण जी देखिए, नुकसान तो हमें 1990 में भी हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब हुआ था। नुकसान हमें 80s में भी हुआ था। नुकसान हमें तब भी हुआ था जब न्यूक्लियर हमने टेस्ट किए थे और सैंक्शंस लगे थे। नुकसान हमको बहुत नरेंद्र आ रहा हूं आपके पास, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम पूरा ओवरऑल जो ग्लोबलाइजेशन का मंत्र अमेरिका ही ने दिया, इनफैक्ट ये यूनिपोलर वर्ल्ड का जो एक नया फॉर्मूला था कि सारा ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसका एडवर्स इम्पैक्ट जो है उस पर बहुत कम लोगों ने बोला है या लिखा है। इनफैक्ट पूरी की पूरी इंडियन ब्यूरोक्रेसी, पूरा का पूरा इंडियन रूलिंग क्लास जो है बिल्कुल यूएस पे डिपेंडेंस जो है आंखें बंद करके, लगभग ऑलमोस्ट आंखें बंद करके पूरा का पूरा रिलायंस जो था यूएस की एडवोकेसी करने में लगा होता था। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि ग्लोबलाइजेशन का एडवर्स इम्पैक्ट भी क्या है। और अगर आप देखें, सिर्फ इंडिया में उसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है, उसका एडवर्स इम्पैक्ट यूरोप में है, उसका एडवर्स इम्पैक्ट अमेरिका में खुद है। और वही मुझे लगता है कि उसका कारण, उसका रिजल्ट ये है कि जो इस वक्त हो रहा है, हम लोगों को बहुत पहले सोच लेना चाहिए था कि क्या हमारे जो श्रिम्प एक्सपोर्टर्स हैं या बाकी एक्सपोर्टर्स हैं जो यहाँ से अमेरिका को भेज रहे हैं, उसके बदले में क्या हम अपने करीबी नेबरहुड में हम वो बेच सकते हैं, वो श्रिम्प्स की नहीं बेच सकते हैं। क्या कॉस्ट इफेक्ट होगा उस सब इन सारी पॉलिसीज का। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखें कि इस वक्त जो इंडिया चॉइसेस ले रहा है, डिवर्सिफाई कर रहा है, किसी भी इकोनॉमी के लिए, बड़ी इकोनॉमी के लिए डिवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये ओवर डिपेंडेंस किसी पे भी, हम चाइना पे ओवर डिपेंडेंट हो या यूएस पे हो। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का सबसे बड़ा जो पावरफुल स्लोगन है आत्मनिर्भरता, और ये आत्मनिर्भरता का स्लोगन बहुत लंबे अरसे से 1947 से जब से ये देश बना है तब से हम इस आत्मनिर्भरता की बात करते तो थे, बट कहीं ना कहीं हम खो गए थे क्योंकि ओवर रिलायंस किसी एक कंट्री। बिल्कुल यही हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ी तेजी यहां पर आई, जिसको खुद एम्बेसडर सजनार साहब ने भी एक्सेप्ट किया था। सजनार साहब के पास जाऊंगा बेसिक क्वेश्चन को लेकर के, लेकिन नयन तनेजा साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। लक्ष्मण, मेरा ये कहना था कि जो थैंक यू नोट है ट्रम्प साहब को, वो पूरी दुनिया भेज रही है। अब कनाडा भी भेज रहा है, वो है ना, वो भी से ऊपर चलेगा। नहीं, यूरोपियन यूनियन भी भेज रहा है। तमाम दुनिया को समझ में आ गया कि अमेरिकन इकोनॉमी बड़ी है, सबको पता है, लेकिन उन पे एक सीमा से आगे निर्भर होना ठीक नहीं है। आज ट्रम्प साहब हैं, कल को कोई और आ जाए जो उनसे भी आगे हो तो फिर क्या होगा। तो सारे देशों के अंदर ही हुआ। जहां तक भारत का प्रश्न है, अब मैं अनुज से सहमत हूं। अनुज ने जो पॉइंट उठाए हैं वो बहुत ही अच्छे। वो देखिए, हमने काफी सुधार करे हैं। उसका नतीजा हमारे सामने है कि आज हम पीपीपी पे 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं।
हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आज हैं, अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे जाते हैं तो। प्रश्न अब ये उठता है कि क्या अब हमको और जो छलांग लगानी है जिससे हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं, जो पीडब्ल्यूसी का कहना है और तमाम थिंक टैंक्स का कहना है कि भारत अमेरिका की इकोनॉमी बराबर हो जाएंगी लगभग 2050 तक, उसके लिए हमें क्या करना है? तो जो कुछ चीजें हमें स्वीकारना होगा, जैसा अनुज ने कहा, जो अनुज जो है वो सरकार के अंदर रहे हैं, बड़ा इनका योगदान रहा है, इनकी बड़ी भूमिका रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे कुछ राज्य हैं उनमें किस तरह के सुधार और चाहिए, कौन से राज्य हैं जिनको थोड़ा हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है, वो हमारी अर्थव्यवस्था के कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हमें अभी रिफॉर्म करने हैं। लोग एग्रीकल्चर का नाम नहीं लेते कि भाई एग्रीकल्चर का नाम ले लिया तो परेशानी हो जाएगी, भाई मैं तो लेता हूं, लैंड रिफॉर्म का नाम नहीं लेते। हाँ, तो हाँ, उसका नाम नहीं लेते। मुझे लगता है कि हमें कॉन्वर्सेशन करके, डायलॉग्स करके, बातचीत करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये एरियाज हैं जहां हम अगर रिफॉर्म्स नहीं करते हैं तो हम अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाएंगे। वो राज्य जो थोड़ा पीछे रह गए उनको किस तरीके से और आगे, तो इन पे एक खुली बातचीत, हम एक लोकतंत्र खुली बातचीत करनी चाहिए हमें। हमें इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जहां से उठा था वो थैंक यू नोट ने इस पूरे जवाब को हाईजैक कर लिया। इसको लेकर एम्बेसडर सज्जनहार साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अनुज जी को जोड़ना चाहता हूं। अनुज जी संक्षिप्त में। बहुत ही संक्षेप में मैं अगेन एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हाईलाइट करना चाहता हूँ। हमारा लेटेस्ट एक्सपोर्ट का डेटा जो है दिसंबर का, वो फिर से दिखाता है कि 10 साल में हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ है दिसंबर में। नवंबर में भी यही हाल था। तो लोगों ने समझ लिया है, एक्सपोर्टर्स ने, छोटे एक्सपोर्टर्स ने समझ लिया है कि कौन सी मार्केट्स हैं जो यूएस के बाहर जहां एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और इसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने 2014 से ही आइडेंटिफाई किया कि डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ एफटीए करेंगे। एफटीए के बाद एफटीए हो रहे हैं, उनकी बारिश हो रही है इनफैक्ट एफटीएस की, और उनकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और ये कॉन्शियस अप्रोच मोदी गवर्नमेंट की काफी हेल्पफुल हुई है एक्सपोर्टर्स के लिए। हालांकि इसमें मैं एक चीज से आपकी बात से सहमत हूं कि एक्सपोर्ट बढ़ा है। यूएस के साथ होने वाला एक्सपोर्ट जो डिप आया था उस पर फिर से वापस से कुछ ग्रीन शूट दिखा है। लेकिन एम्बेसडर सज्जनहार साहब की बात से मैं 100% सहमत हूं कि जो एक्सपोर्टर्स, जो एक्सपोर्ट यूनिट पूरी तरीके से यूएस पर डिपेंडेंट थे, उनकी हालत वाकई काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और अभी तक वो उबर नहीं पाए। इससे मैं सहमत हूं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स मेरी बातचीत होती है। लेकिन दोबारा से बेसिक क्वेश्चन लेकर अशोक सज्जनहार साहब के पास जाऊंगा कि आखिर इंडिया को ऐसे हालात में और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, कितना बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि दावोस से जो मैसेज निकल कर सामने आया है उसको भारत कैसे देखे, भारत के लिए कितनी बड़ी संभावना है। एम्बेसडर सज्जनहार साहब, सवाल को मैं फिर से दोहराता हूं दूसरे शब्दों में। जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, जिस एक दूसरे पावर सेंटर की बात की जा रही है, थर्ड पावर सेंटर की बात की जा रही है, वहां पे भारत के लिए संभावनाएं कितनी हैं? क्या भारत सिर्फ एक मेंबर बन के रह जाए या फिर भारत को एंकर बनने की गुंजाइश है? अगर है तो भारत को इसके लिए क्या करना होगा? मेरे विचार से लक्ष्मण जी, भारत तो एक लीडिंग पावर इसमें बनने का वो उसमें एस्पिरेशन है, तभी हमने कहा है 2047 हम एक विकसित भारत बनेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं जो दावोस से समाचार आया है वो यही है, जो हालांकि मार्क कार्नी कह रहे हैं जो ये ट्रांजिशन का पीरियड नहीं है, ये रप्चर है। मैं नहीं समझता हूं। मेरे विचार से आप यूनिपोलैरिटी कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिए, पर ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है और उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोल बनकर उभर रहा है। और इसमें देखिए हमको क्या करना है, सबसे ज्यादा अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको हमें और आगे ले जाना है। पिछले 10 साल में हमने देखा है 10वीं जगह से हम 4थी जगह पर पहुंच गए हैं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब 3री जगह पर हम पहुंचने वाले हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम बहुत पहले ही 3रे स्थान पर पहुंच गए थे। 2-3 चीजें इसमें कहूंगा। देखिए आजकल जो भी व्यापार में या किसी भी चीज में, सुरक्षा के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, वो चाहते हैं हमको विश्वसनीय देशों के साथ हम काम करें। ट्रस्ट की बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान है और
राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो क्रेडिट उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ही इज नॉट अ क्रेडिबल पर्सन जिनके साथ हम कर सकते हैं। दूसरी बात है, हमें सप्लाई चेन्स में, विश्व की जो सप्लाई चेन्स है जहां पर से हम काफी निकले हुए हैं अभी तक, वहां पर हम कैसे जा सकते हैं, ये हमें अपने को रिफॉर्म करके अपने जो भी इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स करनी है दूसरे देशों के साथ, अपने टैरिफ स्ट्रक्चर्स को भी हमने वो करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने और आगे ले जाना है। इन सब चीजों में हमें रिफॉर्म करना होगा। तीसरी चीज, हमको यकीनन टेक्नोलॉजी में बहुत ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जैसे अभी हमारी लीडरशिप भी कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, हम कॉलोनी थे इसीलिए हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा नहीं उठा पाए। अब हम एक स्वतंत्र देश हैं तो हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में जरूर अग्रणी रहेंगे। तो ये मैं समझता हूं 3-4 चीजें। और जैसे अभी बताया गया है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने का प्रयास किया, वो नहीं हो पाया, लैंड रिफॉर्म, अब इन सब चीजों को अपने यहां पर एक मत बनाकर, कंसेंसस बनाकर इन सब चीजों को आगे ले जाने की मेरे विचार से बहुत जरूरत। तो घरेलू फ्रंट पे क्या करने की जरूरत है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ पे समझाया है, लेकिन इसको और डिटेल में मैं समझूंगा अनुज गुप्ता जी आपसे। लेकिन एक सवाल लेकर के मैं थॉमस मैथ्यू सर आपसे जाना चाहता हूँ कि घरेलू फ्रंट को छोड़ दिया जाए, आगे मैं चर्चा करूंगा शो में, इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, जहां जिससे हमारा जरूरत मेल खाता है, मैच करता है, उनके साथ हम संबंध बनाएं, उनके साथ गठजोड़ करें। नहीं, अब लक्ष्मण जी आप जो मर्जी, यू मे वांट टू डू एनीथिंग, बट अभी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20 साल के लिए अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकता है। एक तो हम होप की बात कर रहे हैं, हम ये करेगा, वी विल डू दिस, एग्रीकल्चर सब सही है। इंडिया लार्जेस्ट ग्रोइंग, दैट इज लार्ज इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का है, आई एग्री ऑल दैट, बट अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए इज वेरी क्रिटिकल। दैट इज अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बिना हाउ विल यू गो फॉरवर्ड? चाइना तो देगा नहीं आपको, एंड रशियन टेक्नोलॉजी तो ऑब्सोलीट है, इसलिए वी आर मूविंग टू द यूएस इवन फॉर मिलिट्री। सो क्या करना चाहिए? वी हैव टू टॉक टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वेट ट्रम्प आउट एंड स्टार्ट गेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना यू कैन बी ए मिडलिंग, एक मीडियम लेवल इकोनॉमी हो सकता है, because you can't reinvent the wheel. So therefore what you have to do is please engage, that is यूरोप के साथ constructively engage करिए, रशिया के साथ मिलके start getting the military technology, that is correct, but don't push away US saying that Trump है, is undependable है, ये सब part of history है। बट हमारा कैपेबिलिटी होगा ये इंटरनेशनल सिचुएशन मैनेज करने के लिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, आई मीन दिस इज द वे आई लुक एट इट। हाँ, इंटरनेशनल सिचुएशन मैनेज करना होगा, यूएस को इग्नोर नहीं कर सकते। आरती टिक्कू सिंह, ग्लोबल फ्रंट पे हमारी डिप्लोमेसी कैसे होनी चाहिए? केवल एक शब्द, हाँ, एक मिनट, अमेजर सजनार साहब कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी, बस एक शब्द, एक लाइन में। मेरा ये थॉमस मैथ्यू साहब के लिए बिल्कुल भी यह इरादा नहीं था जो ये कहा जाए जो अमेरिका को आप नहीं कोऑपरेट करिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमको वहां से टेक्नोलॉजी मिलेगी, उस मार्केट का हमें पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है। हमारा जो हाईटेक आपका जो डायस्पोरा है वहां पर, दे आर अ लिविंग ब्रिज ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द टू। तो देखिए, मुश्किलें हैं, मुश्किलों को हम पार करेंगे, डिपेंडेंस हम नहीं रखेंगे, परंतु उनके साथ संबंध हमारे बड़े अच्छे रहेंगे और उनको आगे ले जाकर रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं था जो हम अमेरिका के साथ अपने संबंधों को किसी प्रकार से संबंधों को तोड़ काम करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र तलरेजा साहब, आप इशारा कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी एक सेंटेंस कैन आई मेक वन पॉइंट, जस्ट वन लिमिटेड पॉइंट प्लीज। Let me think out of the box for you.
इंडिया और यूएस का रिलेशंस बेटर करने के लिए आई गिव यू अ सजेशन फॉर अ चेंज। साउथ इंडिया से एक इंडियन जू को लेके इंडियन एम्बेसडर टू यूएस भेज दीजिए आप। वो कुशनर के साथ बैठ के चाय भी पिएगा और सिनेगॉग भी जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस मे बी एन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तनेजा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन हाँ सॉरी, हाँ लक्ष्मण, मुझे लगता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। भारत अमेरिका के जो रिलेशनशिप है 25 साल से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। वो खाली किसी व्यक्ति पे नहीं चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, डिफेंस के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप है। और वो आज भी जब हम बैठे हुए हैं मजबूत हो रही है। टेक्नोलॉजी को लेकर के तमाम चैनल से वो मजबूत हो रही है, हर चीज में मजबूत हो रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या बहस कर रहे हैं। किसने कहा अमेरिका से अच्छे रिलेशन? अमेरिका से हमारे रिलेशंस इस जो नॉइज है, नॉइज के बावजूद मजबूत हो रहे हैं। और यही नतीजा थॉमस साहब को लगा कि हम लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशन को हमें थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम करनी है या फिर हटानी है, इसी वजह से उन्होंने क्लैरिफिकेशन की। एक शो का समय चूंकि समाप्त होने वाला है, तो मुझे एक एक कमेंट आरती और अनुज जी दोनों लोगों से लेना है। माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं नयन तनेजा साहब। आरती टिक्कू सिंह संक्षिप्त अपनी बात रखिए, फिर मैं अनुज जी के पास जाऊंगा। लक्ष्मण जी, बिल्कुल इंडिया यूएस रिलेशनशिप बहुत सिग्निफिकेंट है और टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी हम इंटरट्वाइंड है। हम एंग्लो अमेरिकन स्फेयर में है, उससे हम ना निकलना चाहते हैं, ना निकलने का कोई प्रयास किया है और ना ही इमीडिएटली कुछ वहां बदलने वाला है। हम उनके साथ बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं दोबारा से कहूंगी, यूएस की जो ओवरऑल थिंकिंग मेंटालिटी माइंडसेट है वो प्रेसिडेंट ट्रंप खुले आम से पहली बार कह रहे हैं। पहले जो पीछे पर्दे के पीछे होता था अब सामने हो रहा है। उसके लिए भी मुझे लगता है हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को। मैं आपको धन्यवाद वाले पे हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। अनुज जी को जोड़ना चाह रहे थे। मैं बस बताना चाहता था, हमने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के बारे में काफी बात करी। मैं 3 रिफॉर्म्स हाईलाइट करना चाहता हूं जो आई थिंक आज की जरूरत है। सबसे पहले जो आपके निवेशकों को भी काफी इफेक्ट करेगा, हमारा सीपीआई 2% से काफी कम चल रहा है, काफी टाइम से काफी कम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई को रेपो रेट कट करने की बहुत जरूरत है। मैं तो कहूंगा कम से कम 1 या 2% वो कम कट कर सकते हैं। यूएस में ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है फेड चेयरमैन को कि वो टू लेट है। तो कहीं हमारा एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी टू लेट ना हो जाए, उनको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है जिससे हमारे छोटे उद्योगों को सस्ते में लोन मिल सके। दूसरा, एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर एक रिपोर्ट आती है, असर रिपोर्ट, जो एजुकेशन को इवैल्यूएट करती है क्या आउटकम्स हैं, हमारे एजुकेशनल आउटकम्स अब 20 साल में हाईएस्ट हैं। कोविड में जो डेफिसिट हुआ था वो ओवरकम कर लिया है। तो उस एजुकेशन में जो अच्छा काम हुआ है उसको आगे लेके जाएं, स्टेट्स को एम्पावर करें, वो बहुत जरूरत है, जो हमारा बेस बिल्ड करेगा और स्किल डेवलपमेंट भी करेगा। लास्टली, हेल्थ पे नाउ आयुष्मान भारत के थ्रू 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को कवर कर लिया है। उसको अगर आगे लेके जाए, उसमें जो थोड़े सुधार करने की जरूरत है, अगर वो करें, वो करने की जरूरत, हाँ, ये 3 बड़े सुधार मैं कहूंगा डोमेस्टिक मार्केट में करने की जरूरत है। चूंकि ये 3 बड़े सुधार जिनकी सिफारिश आपने की है, और इसका मोटा मकसद है कहें तो अगर घरेलू मोर्चे पर अगर मजबूत रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा अच्छा बार्गेन कर पाएंगे, बाहर के लोग ज़्यादा आपको तवज्जो देंगे, कह सकते हैं मोटी भाषा में। लेकिन बड़ी दिलचस्प चर्चा रही, और थॉमस मेहतू साहब के जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, इस पर हम लोग कभी अलग से चर्चा करेंगे। और आप लोग चर्चा और जारी रखने का मन था, लेकिन शो का समय यहीं खत्म हो रहा है, इसलिए हमें शो कहीं समेटना होगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।